हेलो फ्रेंड्स। आज मैं सी-टेट जनवरी 2021 के पेपर 2 के कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जिसको हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, टू प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम अ टीचर शुड हेल्प स्टूडेंट्स टू रेगुलेट देयर ओन इमोशंस एंड मोटिवेशंस। कक्षाओं में सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए? छात्रों को अपनी भावनाओं और प्रेरणा को विनियमित करने में मदद करे। Categorize the labeled students according to their performance and make ability grouping. छात्रों को उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकृत और लेबल करें और क्षमता समूह बनाएं। मतलब क्या है कि जैसा वो परफॉर्म कर रहे हैं उसके हिसाब से उनको अलग अलग ग्रुप में बांट दें और एबिलिटी ग्रुपिंग कर दें। उनकी योग्यता के अनुसार उनको क्लासिफाई करके उनको अलग अलग ग्रुप में बांट दें। या छात्रों को अपने इमोशंस को रेगुलेट करने में, भावना को और मोटिवेशन को जो भी है उसको रेगुलेट करने में मदद करें। प्रमोट डायलॉग एंड डिस्कशन अमंग चिल्ड्रन टू बिल्ड मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। छात्रों में आपस में बातचीत और संवाद को बढ़ावा देकर उनको कई दृष्टिकोण, एक दूसरे से बात करने से अलग अलग दृष्टिकोण का निर्माण होगा, कई तरह के पर्सपेक्टिव का डेवलपमेंट में मदद करना। Ignore diversity in the classroom and follow standard methods of instruction. कक्षा की विविधता को नजरअंदाज कर दे। विविधता का क्या मतलब हुआ? कक्षा में विविधता का मतलब हुआ कि हर क्लास में सब तरह के बच्चे होते हैं। हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है और अलग अलग तरह के बच्चे, अलग कास्ट, अलग समाज, अलग ग्रुप, अलग फैमिली बैकग्राउंड, अलग धर्म के लोग आते हैं, तो विविधता होती है क्लास में, डाइवर्सिटी होती है। तो डाइवर्सिटी को इग्नोर करके जो स्टैंडर्ड मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करें। तो इसका आंसर क्या होगा? कौन कौन सा टीचर को फॉलो करना चाहिए ताकि क्लासरूम में मीनिंगफुल लर्निंग हो सके? हमें इसमें से ऑप्शंस चुनना है। तो पहला है कि टू हेल्प स्टूडेंट्स, टीचर शुड हेल्प स्टूडेंट्स टू रेगुलेट देयर इमोशंस एंड मोटिवेशन। छात्र का जो भी भावनाएं और प्रेरणा है उसको रेगुलेट करना, मतलब एक चैनलाइज करना, एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ने में मदद करना। और क्या करना है टीचर को? प्रमोट डायलॉग एंड डिस्कशन अमंग चिल्ड्रन टू बिल्ड बच्चों को आपस में संवाद करके, आपस में बातचीत करके, चर्चा करके उनके दृष्टिकोण में मल्टी पर्पस या मल्टीपल पर्सपेक्टिव, कई तरह के दृष्टिकोण का निर्माण करने में मदद करना। इसलिए इसका आंसर है 3C। ठीक है। टीचर का रोल है कि बच्चों में विविधता को बढ़ावा दे, उनके इमोशंस को रेगुलेट करने में मदद करे और उनके मोटिवेशन को में बढ़ावा दे या उन्हें मोटिवेट करे। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू address the learners from disadvantaged and deprived groups। अच्छा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा और हम बता दें पॉइंट्स जो इसमें था कि टीचर और लर्नर को क्या करना है कि ऐसा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। इसका आंसर यही था ना, सी, कि ऐसा माहौल या ऐसे अवसर प्रदान करना है ताकि वो एक्सपर्ट्स के साथ, टीचर के साथ इंटरैक्ट करके किसी भी सब्जेक्ट में विशिष्टता हासिल करे और उनको यूजफुल एक्सपोजर मिले। किसी भी क्षेत्र में लर्निंग का नए क्षेत्र में उन्हें एक्सपोजर मिले, उन्हें उसका ज्ञान मिले, उसकी तरफ उनकी नज़र जाए और लर्नर को मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिले ताकि वो किसी भी लर्निंग के फील्ड में टॉप पर पहुंच सके। उन्हें, टीचर को क्या करना है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा वातावरण प्रदान करना है, कंड्यूसिव वातावरण प्रदान करना है ताकि बच्चे को सहूलियत हो, आसानी हो, वह सहमा हुआ ना हो। टीचर को क्रिएटर का रोल करना है, इसलिए लर्नर के एक्सपीरियंस को, इसको मदद करनी है लर्नर को कि वो खुद से अनुभव करके सीखे। टीचर का रोल क्या है? डाइवर्सिटी से भरा होता है और टीचर ऐसा हो कि बच्चे उन्हें एक मॉडल के रूप में, गाइड, एक मेंटर के रूप में देखें। तो ओवरऑल बच्चों की पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो
फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो और सोशल, मोरल, सभी तरह का लर्नर को टीचर की टीचिंग से सब तरह से डेवलपमेंट और टीचर लर्नर इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, ताकि टीचर उनके बच्चों के थॉट प्रोसेस को, क्रिएटिविटी को बढ़ावा दे सके। अगला क्वेश्चन था हमारा कि which of the following is not an effective strategy to address the learners from disadvantaged and deprived backgrounds। कौन से तरीका या कौन सा प्रभावी रणनीति टीचर नहीं है, मतलब जिससे वो बच्चों को, जो वंचित ग्रुप से आते हैं बच्चे, जिन्हें सारी, वंचित ग्रुप का क्या मतलब हुआ, वैसे लोग जिन्हें सारी सुविधाएं नहीं मिली हुई हैं। तो इस सोशल ग्रुप जो है ना, वो क्या होता है कि एक यहाँ पर जो वननेस का फीलिंग है, एक बिलोंगिंगनेस का फीलिंग, ये जो समाज है हमारा, उसमें सब तरह के लोग रहते हैं, मतलब बहु प्रकार, बहुत सारे धर्म, बहुत सारी जाति, बहुत सारे सेक्ट्स को फॉलो करने वाले लोग होते हैं। तो ये सारे सेक्ट्स से, सारे लोगों से, हर तरह के ग्रुप से लोग स्कूल में पढ़ने आते हैं। तो ये जब आते हैं तो हर बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, हाँ, एफ्लुएंट क्लास के भी होते हैं, गरीब क्लास के भी होते हैं, डिसएडवांटेज ग्रुप के भी होते हैं, वंचित समूह जिसको हम कहते हैं, जिन्हें सारी सुविधाएं नहीं मिली होती, जिन्हें आगे बढ़ने का प्रॉपर मौका नहीं मिला होता है। तो इसमें डिसएडवांटेज लर्नर जो होते हैं, वो सामाजिक रूप से डिसएडवांटेज जो होते हैं, जिनका बैकग्राउंड जो है सामाजिक और आर्थिक रूप से वो बैकवर्ड होते हैं, जिनको, उन्हें स्कूल से प्रॉफिट नहीं, मतलब स्कूल का फायदा नहीं हो सकता, क्योंकि नहीं लिया उन्होंने कभी स्कूल का फायदा। वो बच्चे जा नहीं पाए स्कूल किसी वजह से, पैसों की कमी से, या उन्हें प्रॉपर अवसर नहीं मिला। तो उससे उनका ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा होता है। ड्रॉप आउट का मतलब क्या होता है, पढ़ाई बीच में छोड़ देना। तो ये जो है, ये ऐसे वातावरण से जो बच्चे आते हैं, उनमें आप, मतलब वो सहमे हुए से होते हैं, वर्बल इंटरेक्शन नहीं होता, सबसे मिल नहीं पाते, उनका सेंसरी एक्सपीरियंस जो होता है वो पुअर होता है, गरीबी होती है उनमें, सामाजिक स्तर उनका नीचा होता है, वो कुपोषण के शिकार होते हैं, और वो बिखरे टूटे घरों से भी आते हैं। बिखरे टूटे घर का मतलब कि जिस घर में लड़ाई झगड़ा हमेशा होता रहता है, उस तरह के घर से आते हैं। और डिप्राइव्ड कौन होते हैं, एक तो हुआ डिसएडवांटेज, और डिप्राइव्ड होता है जिसको कहते हैं कि अनप्रिविलेज्ड और डिसएडवांटेज सेक्शन, जिसको, जो कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और व्यावसायिक रूप से फेवरेबल सिचुएशन में नहीं है। मतलब ना तो उसे आर्थिक स्थिति अच्छी है, ना उसका समाज में रिकॉग्निशन है, ना तो कोई उसका ऐसा जॉब है जो कि बाकी समाज के लोगों के पास ये सारी चीजें होती हैं, और वो उनसे वंचित होता है। तो यह एक रिलेटिव टर्म है। तो इसमें क्या है कि जैसे ये अनप्रिविलेज्ड में हुआ कि एकदम लोअर ग्रुप, फिर मिडिल क्लास, फिर अपर क्लास, इनकी तुलना की जाए, तो ये जो सोशल साइंटिस्ट लोग हैं, उन्होंने ये शब्द का यूज किया है। तो डिप्राइव्ड लोग बहुत तरह के होते हैं, कुछ होते हैं साइकोलॉजिकली रूप से डिप्राइव्ड, कुछ सामाजिक रूप से, कोई कल्चरली, कोई सामाजिक और आर्थिक रूप से डिप्राइव्ड होते हैं, कुछ लोकेशन वाइज भी डिप्राइव्ड होते हैं, मतलब ऐसे उनकी पहुंच अच्छे जगहों पर, अच्छे स्कूल में, अच्छे वातावरण में हो नहीं पाती, इतने इंटीरियर में वो रहते हैं। तो ऐसे बच्चे, मतलब लोगों को, ऐसे लर्नर को एड्रेस करने के लिए बहुत सारी नीतियां हैं, जिसमें क्या है, एक है इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें क्या होता है, समावेशी शिक्षा, जिसमें कि सभी तरह के लोगों को एक साथ लेकर चलना, सब तरह के बच्चे चाहे वो किसी ग्रुप के हों, उनको एक ही क्लास में पढ़ने का मौका देना। करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि जो बच्चों के रियल लाइफ के एक्सपीरियंस और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने वाला हो, जिसमें कि शारीरिक श्रम भी शामिल हो, लाइफ स्किल भी शामिल हो, टेक्निकल ज्ञान भी दिया जाए। कुछ टीचर को बच्चों से, समटाइम्स टीचर को बच्चों से बात करना चाहिए, ताकि वो उनकी ज़रूरतों को समझ सके, या उनके जो भी नीड्स हैं या उनके चैलेंजेस हैं उसको वो समझ सके।
फिर लर्निंग में इंटरेस्ट टीचर क्रिएट करे। ऐसे बच्चों के लिए लर्निंग में इंटरेस्ट किसको क्रिएट करवाना है? टीचर को। कैसे होगा? तो बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनको एनकरेज करके, उनको स्पेशल अटेंशन देके, उनको रेमेडियल टीचिंग करके उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, और एक ग्रुप में तरह तरह के हर तबके के बच्चों को साथ लेकर प्रोजेक्ट वर्क, ग्रुप वर्क देना, ताकि वो बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें और उनमें एक दूसरे के प्रति सपोर्ट पैदा हो, और स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना ताकि वो, और उनको एक गोल ओरिएंटेड बनाना ताकि वो उसके लिए मेहनत करे। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा कि कौन इन सारी रणनीतियों में कौन सी रणनीति नहीं है जो कि वंचित लोगों को एड्रेस करे या उनको उनकी समस्याओं को का समाधान करे। तो इसमें क्या है? पहला है कि मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू सेट मॉडरेटली चैलेंजिंग गोल्स एंड प्रोवाइड एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट। दूसरा है कि मतलब छात्रों को मामूली चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करने और उचित निर्देशात्मक सहायता प्रदान करने के लिए प्रेरित करना। दूसरा, फॉर्म कोलैबोरेटिव ग्रुप्स टू वर्क ऑन एक्टिविटीज, जो हमने अभी डिस्कस किया कि एक सहयोगी समूह बनाए और छात्र एक दूसरे के समर्थन करें, मदद करें, प्रोत्साहित करें। टॉक टू लर्नर्स टू अंडरस्टैंड, टीचर लर्नर्स से बात करें, उनकी ज़रूरतों को समझें। Ask learners to enroll for tuition outside of school so that teacher does not have to pay much attention. ये गलत है। तो इसमें क्या होगा कि इसका आंसर होगा डी। ये जो है ना, शिक्षार्थियों को स्कूल से बाहर ट्यूशन करने के लिए बाध्य करना शिक्षक को, ताकि शिक्षक को अधिक ध्यान ना देना पड़े, ये ऐसी स्ट्रेटेजी इफेक्टिव प्रभावपूर्ण रणनीति नहीं है जो कि वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को एड्रेस कर सके। अगला क्वेश्चन है, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रेन डैश देयर लर्निंग, मतलब बच्चों की शारीरिक, भावनात्मक और स्वास्थ्य किससे संबंधित नहीं है या क्या उनकी शिक्षा। तो फिजिकल इमोशनल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रेन, इसमें क्या है कि इसका आंसर होगा कि फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ जो है ना, वो बच्चों के लर्निंग में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अगर बच्चे शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे तो उनको पढ़ाई में मन लगेगा, उनको हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं होगा, तो अपनी शिक्षा उनकी सुचारू रूप से चल पाएगी। भावनात्मक स्वास्थ्य का भी उतना ही रोल है। भावनात्मक रूप से अगर वो सबल रहेंगे, वो डिस्टर्ब नहीं रहेंगे, तो वो अपनी पढ़ाई लिखाई में, लर्निंग में ध्यान देंगे। इसलिए इसका आंसर है डी, इसका महत्वपूर्ण रोल है। अगला क्वेश्चन है, इट इज इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट, कक्षा में कौन सा माहौल बनाना महत्वपूर्ण है ताकि बच्चों को सीखने में मदद मिले? किस तरह का माहौल? तो लर्निंग में क्या है ना कि बच्चों के लिए माहौल कैसा बनाना है? फियरफुल और फैसिलिटेटिव, भयभीत और सुविधाजनक नहीं, भयभीत के बजाय सुविधाजनक सीखने का माहौल बनाना महत्वपूर्ण है, या फियरफुल एंड फैसिलिटेटिव, कॉम्पिटिटिव एंड फैसिलिटेटिव, प्रतिस्पर्धी एंड सुविधाजनक, कोलैबोरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव, सहयोगी और प्रतिस्पर्धी, कॉम्पिटिटिव एंड कोलैबोरेटिव। तो इसमें क्या है कि इसका होगा कि माहौल जो है ना, क्लासरूम में, लर्निंग ग्रुप में, सोशल कॉन्टेक्स्ट में जब लर्निंग होती है तो ऑब्जर्वेशन, डिस्कशन, ये सब बच्चों को बहुत हेल्प करता है। जो कि ज़्यादा जानने वाले हैं वो कम जानने वालों को मदद करते हैं। तो इससे क्या है कि क्रिएट एक ऐसा एक कोलैबोरेटिव बनाना, सहयोगी ग्रुप बनाना या एनवायरनमेंट बनाना, सीखने का सहयोगी एनवायरनमेंट बनाना क्लासरूम में, और कंपैरेटिव नहीं बनाना। और कोलैबोरेशन से क्या होगा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा और इससे मिलकर प्रतिस्पर्धा अच्छा माना जाता है, कोलैबोरेटिव एंड पार्टिसिपेटरी अप्रोच। तो इसमें क्या है कि बच्चे जो है वो पार्टनर्स की तरह काम करेंगे और प्लान करेंगे और कार्य को निपटाएंगे। तो ये बच्चों को स्टूडेंट और टीचर से
फीडबैक भी अच्छा मिलेगा, ये अपॉर्चुनिटी उनको ऐसा मिलेगा। और प्रतिस्पर्धी का मतलब हुआ यहाँ पर गुड सेंस में कि बच्चे जब भी काम करेंगे तो एक दूसरे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कॉम्पिटिटिव में मतलब प्रतिस्पर्धा क्या है, अच्छा करने के लिए। इसमें आप आपस में दुश्मनी नहीं बल्कि मिलजुल कर अच्छा करने की टेंडेंसी को बढ़ावा देना है। इसलिए कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, सॉरी, कॉम्पिटिटिव लर्न इन द क्लासरूम, हाँ यस सॉरी, कॉम्पिटिटिव नहीं बनाना है। कोलैबोरेटिव में क्या है कि मिलजुल कर एक दूसरे के साथ हेल्प करेंगे, वो बच्चे एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे अपने काम का, फिर अपने पीयर्स के वर्क का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। कोलैबोरेटिव का मतलब एक ग्रुप में काम करना सीखेंगे, तो कोलैबोरेशन से काम करेंगे। और कॉम्पिटिटिव में क्या होता है कि एक दूसरे को हराने की भावना आ जाती है। तो इसलिए लर्निंग एनवायरनमेंट क्लास में कोलैबोरेटिव होना चाहिए, ना कि कॉम्पिटिटिव, है ना। इसलिए कॉम्पिटिटिव के बजाय सहयोगी और प्रतिस्पर्धी होना चाहिए। इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द following is an example of effective motivational strategy to encourage students to learn। निम्नलिखित में से कौन छात्रों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावी प्रेरक रणनीति का उदाहरण है? एक कार्य देना जो कि बहुत आसान है, गिविंग टास्क दैट इज वेरी इजी, क्रिएटिंग ए लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपटीशन, प्रतियोगिता के लिए बहुत सारे अवसर प्रदान करना, प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग स्पेशली व्हेन स्टूडेंट्स लर्न अ न्यू स्किल, मचान पैदा करना जब विशेष रूप से छात्र एक नया कौशल सीखते हैं, एम्फेसिस ऑन कंप्लीशन ऑफ वर्क रेदर देन लर्निंग। देखिए यहाँ पर क्या है कि टीचर के रूप में हम लोगों को क्या है कि क्लासरूम लर्निंग पे बहुत ध्यान देना है। तो अगर क्लासरूम मोटिवेशन को आप समझते हैं तो वो स्टूडेंट की लर्निंग क्लासरूम में मोटिवेशन करने से, बच्चों को मोटिवेट करने से लर्निंग बेटर होता है। तो स्टूडेंट को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं? तो लेसन को जब भी हम शुरू करें तो उन्हें उदाहरण से उन्हें समझाकर कि क्या, ताकि लेसन ऐसा शुरू करना कि बच्चे उसको समझ पाएं, और उन्हें बच्चों के लिए शॉर्ट टर्म गोल्स को सेट करना। इसके अलावा लर्निंग को फैसिलिटेट करना और एनकरेज करना स्टूडेंट को, ताकि वो अपने लर्निंग को कंट्रोल कर सके। टीचर को क्या करना है कि टीचर्स रोल टू बिकम ए फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर में क्या है कि बच्चे को जब भी नया स्किल सीखना है तो टीचर को करके नहीं से बताना है, बल्कि उसे मदद करना है। जहाँ पर उसे दिक्कत हो वहाँ उसे हेल्प करना है और बच्चे को खुद से करने देना है, यही स्कैफोल्डिंग होता है। उस और स्पोकन और रिटन प्रेज देना, बच्चों को प्रेज करना सो दैट वो एनकरेज हों, और उनका बच्चा का जो भी सस्पेंस है उसको, या जो नया कुछ खोज रहे तो उसको उचित मान देना, जिस तरह से वो जब जहाँ जैसी ज़रूरत है बच्चे को उस तरह से एनकरेज करना। और एग्जाम्पल्स जो हो वो बच्चे की जान मतलब नोन से अननोन की ओर ले जाना, फेमिलियर एग्जाम्पल्स देना। उसके बाद उन्हें अनप्लेजेंट कंसिक्वेंसेस जो होता है उसको चेक करना। तो ऐसा टास्क देना जो कि इजी है, बच्चे का बहुत ज़्यादा इजी टास्क देने से क्या होगा कि गिविंग टास्क दैट आर वेरी इजी, तो लर्निंग उससे बढ़ती नहीं है। इजी टास्क जो है वो बोरडम को लाता है और मोटिवेशन स्ट्रेटेजी को कम करता है। फिर क्रिएटिंग ए लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपटीशन, इसमें क्या होता है, कंपटीशन स्टूडेंट को कभी कभी वरीड कर देता है, चिंता कर देता है और कंसंट्रेशन को भंग करता है। इसलिए कंपटीशन बच्चे को क्या करता है कि अपने टैलेंट को रिसोर्स की तरह नहीं यूज करते हैं, जो कि कोऑपरेशन से काम होता है। इसलिए बच्चे एक दूसरे से नहीं सीख पाते हैं। जब कंपटीशन होता है तब वहाँ वो छिपाने लगते हैं, अपनी चीज़ें शेयर नहीं करते हैं, दूसरे को मदद नहीं करते हैं, तो इसलिए उनका लर्निंग वहाँ पर अफेक्टेड हो जाता है। वो अब टॉप करने का कंपटीशन में भिड़ जाते हैं और दूसरे को हेल्प नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये इफेक्टिव मोटिवेशन स्ट्रेटेजी नहीं है। तो
और कंप्लीशन ऑफ वर्क जो है, अगर इस पर जोर दिया जाए तो इससे क्या होगा कि वो लर्निंग नहीं हो पाता, इफेक्टिव मोटिवेशन स्ट्रेटेजी नहीं है, क्योंकि वो काम खत्म करने की ओर लग जाते हैं। इसलिए प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग जो है, जब बच्चे नया स्किल सीखें तो उन्हें लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर तो कंपटीशन, उससे क्या होता है कि बच्चे नंबर वन, ये है इसका आंसर कि जब वो बच्चा सीख रहा है तो उसको हेल्प करना, जब वो बच्चा खुद से कर रहा है तो एक फैसिलिटेटर के रूप में टीचर को वहाँ स्टैंड करना, सो दैट बच्चा सीख सके। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रंस थिंकिंग इज नॉट करेक्ट। बच्चों के सोच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। Children actively think about various phenomena around them and have an urge to explain. but explore, बच्चे अपने आसपास की विभिन्न घटनाओं के बारे में सक्रिय रूप से सोचते हैं और उनमें अन्वेषण करने का और खोज करने का और जानने की ललक होती है। चिल्ड्रन आर बॉर्न विथ क्यूरियोसिटी टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। बच्चे आसपास की दुनिया में जानने की जिज्ञासा के साथ पैदा होते हैं। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ओन थ्योरीज अबाउट वेरियस फेनोमेनन अराउंड देम। बच्चे अपने आसपास विभिन्न परिघटनाओं के बारे में स्वयं के सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। चिल्ड्रन कैन नॉट थिंक ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑन देयर ओन एंड द प्राइमरी रोल ऑफ टीचर इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। तो इसमें क्या है कि थिंकिंग जो है ना, वो सभी चीज का बेस है, कॉग्निटिव एक्टिविटीज का बेस है, आधार है सोचना, चिंतन, और ये हर ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है। ये क्या होता है कि इंफॉर्मेशन जो वो इन्वायरमेंट से या वातावरण से जो सूचनाएं उसे मिलती है ह्यूमन बीइंग को, उसको वो मैनिपुलेट करता है। तो इसलिए थिंकिंग क्या है, एक हायर मेंटल प्रोसेस है। चिंतन एक हायर मेंटल प्रोसेस है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा एक्वायर्ड या जो भी एग्जिस्टिंग सूचना हम ग्रहण करते हैं उसको हम मैनिपुलेट करते हैं या उसका विश्लेषण करते हैं। तो ये मैनिपुलेशन और ये जो विश्लेषण है वो कैसे होता है, एब्स्ट्रैक्टिंग मतलब अमूर्त चिंतन से, रीजनिंग से, कल्पना से, समस्या समाधान से और निर्णय करने से और डिसीजन मेकिंग। तो बच्चे कैसे सीखते हैं, चिल्ड्रन लर्न थ्रू देयर सराउंडिंग्स। अब actively think about various phenomena, children are born with curiosity, ये सब हमारा दिया हुआ है। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ओन थ्योरीज अबाउट वेरियस फेनोमेना और द रोल ऑफ टीचर इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड फीडबैक अबाउट देयर थिंकिंग, ऑल्सो डील विद देयर मिसकॉन्सेप्शन अबाउट वेरियस टॉपिक्स। फॉर दिस अ टीचर शुड गिव रिलेटेबल एग्जाम्पल। तो इस पॉइंट्स जितने हैं इसमें क्या है कि बच्चे अपने से कॉन्सेप्ट नहीं सोच सकते, इसलिए टीचर का प्राइमरी रोल है कि बच्चों को इंफॉर्मेशन प्रदान करे। इसलिए which of the following statement about children thinking is not correct, कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब ये कथन सही है कि बच्चे अपने आसपास की विभिन्न घटनाओं के बारे में सक्रिय रूप से सोचते हैं और उनमें अन्वेषण की ललक होती है। बच्चे के क्यूरियोसिटी के साथ जन्म लेते हैं, जिज्ञासा के साथ पैदा होते हैं, ये भी सही है। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ओन थ्योरीज, और ये जो है कि ये कहा गया कि बच्चे अपने सिद्धांतों के बारे में नहीं सोच सकते और शिक्षक की प्राथमिक नहीं, बच्चे सोचते हैं। ये ऊपर के तीनों पॉइंट सही हैं। चौथा स्टेटमेंट बच्चों की थिंकिंग के बारे में करेक्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लर्निंग इज ए कैसा प्रोसेस है, सिंपल एंड इंडिविजुअल, कॉम्प्लेक्स एंड पैसिव,
कॉम्प्लेक्स एंड एक्टिव, जटिल और सक्रिय, सिंपल एंड लीनियर। तो क्या है कि सोचना जो है ना, ये कैसा प्रोसेस है। लर्निंग अधिगम क्या है, एक कॉम्प्लेक्स और एक्टिव प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स और एक्टिव मतलब एक तो जटिल प्रक्रिया है अधिगम, और इसमें एक्टिव रहना होता है। सीखना एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। ये लर्निंग ऐसा है प्रोसेस जिसमें बिहेवियर मॉडिफाई होता है, या तो कुछ नया चीज ऐड करके, कुछ नई एबिलिटीज को ऐड करके, या जो भी एबिलिटी ऑलरेडी हमारे पास है उसको हम एनहांस करते हैं, उसको बढ़ाकर। तो यहाँ सब वर्ड जो है कि चेंज इन इंडिविजुअल बिहेवियर जो है ना, वही अधिगम है। तो अधिगम एक कॉम्प्लेक्स और एक्टिव और प्लान्ड और अनप्लान्ड और कॉन्शियस और अनकॉन्शियस प्रोसेस है। ये इंक्रीमेंटल हो सकता है, बढ़ने वाला, क्यूमुलेटिव होता है, संचयी होता है, या बदलाव लाता है। तो ये गाइडेड हो सकता है लर्निंग, या इंडिपेंडेंट। तो लर्निंग जो है वो लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रक्रिया है, और ये कॉम्प्लेक्स है। ये सभी तरह के नॉलेज को इन्वॉल्व करता है। इसमें स्किल्स भी आता है, नॉलेज भी आता है, सूझ भी आता है, इंसाइट भी आता है, मूल्य भी आता है, हमारे एटीट्यूड्स और हैबिट्स सब इसमें इंक्लूडेड होते हैं। ये प्लान भी हो सकता है, अनप्लान भी हो सकता है। इस ये किसी भी एक्सपीरियंस से लर्निंग ट्रिगर हो सकता है, बढ़ सकता है या घट सकता है, फेलियर से या सक्सेस से, या एनीथिंग इन बिटवीन, ये ट्रिगर्ड हो सकता है। लर्निंग एक्टिव भी होता है, पैसिव भी होता है। एक्टिव लर्निंग क्या होता है, लर्निंग स्टूडेंट्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन खोजता है क्लासरूम में। जितना ज़्यादा बच्चे क्लासरूम में इन्वॉल्व होते हैं, उनका कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होता है, लर्निंग उतनी ज़्यादा होती है। लर्निंग एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, और कलेक्टिवली भी ये ग्रुप में अक्वायर किया जा सकता है। लर्निंग एक प्रोसेस भी है, एक आउटकम भी है। लर्निंग इंक्रीमेंटल भी है, और ये संचयी भी है। मतलब क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है, जुटता जाता है। हमारा जितना अधिगम है उसमें और नया नया अधिगम जुटता जाता है। लर्निंग आउटकम्स डिजायरेबल भी हो सकता है, अनडिजायरेबल भी हो सकता है। लर्निंग लाइफ लॉन्ग चलता है, इसलिए लर्निंग एक कॉम्प्लेक्स और एक्टिव प्रोसेस है जो कि हमेशा अनवरत रूप से चलता रहता है। अ टीचर शुड डैश बी सोशल, cultural, religious and linguistic diversity in her classroom to facilitate meaningful learning। अब टीचर को क्या करना चाहिए, क्लासरूम की लर्निंग को फैसिलिटेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, कौन या सुगम बनाने के लिए से अपने अधिगम को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। तो टीचर को सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई जो भी विविधता है उसको क्या करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना, समझना चाहिए, या उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, या उसको खारिज कर देना चाहिए, मतलब उसको बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, ये मतलब डिसमिस कर देना चाहिए या इग्नोर करना चाहिए। नहीं, टीचर को क्या करना चाहिए, अंडरस्टैंड। टीचर के बारे में जब भी कुछ पूछा जाए हमेशा पॉजिटिव आंसर देना होगा। स्टूडेंट के प्रति टीचर का रुख हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो टीचर शुड अंडरस्टैंड, क्योंकि डाइवर्सिटी क्या है, डाइवर्सिटी क्लासरूम में बहुत तरह का डिफरेंस होता है। डाइवर्सिटी माने विविध तरह के लोग, सामाजिक डिफरेंस, सांस्कृतिक विविधता, अंतर, धार्मिक, अलग अलग धर्म के लोग होते हैं, भाषा की विविधता होती है। तो इससे अलग अलग ग्रुप से अलग अलग डिफरेंट बच्चे जो होते हैं, जो व्यक्ति क्लासरूम में होते हैं, वो सब अलग अलग समाज, अलग संस्कृति को मानने वाले, अलग धर्म के होते हैं। तो इस ये डिफरेंस जो आता है कल्चर में, लैंग्वेज में, जेंडर में, अपीयरेंस में भी सब अलग होते हैं। लाइफ स्टाइल सबका अलग होता है, सामाजिक और आर्थिक स्टेटस सबका अलग होता है, सबके फैमिली अलग का स्ट्रक्चर अलग होता है, सबकी योग्यताएं अलग होती हैं, सबके वैल्यूज, मूल्य अलग होते हैं, और सबका फेथ, विश्वास भी अलग अलग होता है। तो क्लासरूम क्या है, एक सोसाइटी का क्रॉस सेक्शन है ना, जिसमें कि बहुत तरह के लोग, कम्युनिटी रिफ्लेक्ट होता है क्लासरूम में। तो ये जैसे जैसे लर्नर का नंबर
अलग अलग बैकग्राउंड से बढ़ता जाता है। क्लासरूम क्या है कि क्लासरूम को और ज़्यादा समावेशी होना पड़ता है, सबको लेके चलने वाला होता है। तो टीचर से क्या उम्मीद की जाती है? टीचर से उम्मीद की जाती है कि वो डाइवर्सिटी, क्लासरूम के विविधता को समझे और उसी हिसाब से बच्चों को ट्रीट करे, रिकॉग्नाइज करे। तो जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता का धागा है लर्नर्स में, जिससे वो बंधे हुए हैं, उनके जो चैलेंजेस है या इशू है, उसको करिकुलम डिज़ाइन के साथ टीचर को एड्रेस करना है कि जो भी करिकुलम है उसमें सभी बच्चों को लेकर, सभी विविधता के साथ लेकर चलना है। तो टीचिंग लर्निंग जो प्रैक्टिस और प्रोसेस है, उसमें हर बच्चे के अलग अलग नीड को भी ऐसा होना चाहिए कि सभी बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। तो जो क्लासरूम है उसमें डाइवर्सिटी को क्या करना है, बुनना है साथ में, कंस्ट्रक्टिव वे में, ताकि सब क्लास रूम का माहौल अच्छे से अच्छा बना रहे और बच्चे सब मिलकर सब सीख सकें। और वो टीचर को ये चीज़ें समझनी होगी, लैंग्वेज की डाइवर्सिटी, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक और जेंडर डाइवर्सिटी। तो इसलिए इसका आंसर है ए, समझना होगा टीचर को, सभी विविधताओं को समझना होगा। अगला क्वेश्चन है, इन्हें डैश क्लासरूम teacher adapt their pedagogy and vary assessment to cater individual students। अब एक क्लासरूम में जैसे हम जानते हैं कि सब तरह के बच्चे होते हैं, तो जो टीचर है उसको क्या करना है, अलग अलग छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनका अलग अलग आकलन करना होता है। तो इसमें कौन सी कक्षा में शिक्षक ऐसा करता है? टेक्स्ट बुक सेंट्रिक में तो बुक महत्वपूर्ण हो गया, बिहेवियरिस्टिक में व्यवहार, टीचर सेंट्रिक में टीचर इम्पोर्टेंट। तो यहाँ आंसर होगा प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील कक्षा में। प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है, ये किस विश्वास पर, प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है कि बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। यहाँ पर बच्चों के अंडरस्टैंडिंग, एक्शन और एक्सपीरियंस पर ध्यान दिया जाता है, ना कि रटने की प्रवृत्ति पर, ना ही तो याद करने। तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम जो होता है वो डेमोक्रेटिक क्लासरूम होता है, जिसमें सभी को इक्वल चांस और बराबरी का दर्जा मिलता है। यहाँ पर स्किल को बढ़ावा देने के लिए और लर्नर को उनके अलग अलग कंटेंट्स में इंगेज करके लर्निंग बाय डूइंग पर जोर दिया जाता है, करके सीखने को में। प्रगतिशील कक्षा में बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए करके सीखने पर जोर दिया जाता है, लर्निंग बाय डूइंग। और उनके ज्ञान को और उनके टैलेंट को प्रोडक्टिव वे में यूज किया जाता है। इसमें बच्चों के एक्टिव पार्टिसिपेशन पे जोर दिया जाता है और उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज के द्वारा किसी नॉलेज दिया जाता है किसी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के रूप में। तो यहाँ पर प्रोग्रेसिव क्लासरूम में टीचर को क्या करना होता है कि वो यहाँ ये प्रोग्रेसिव क्लासरूम स्टूडेंट सेंटर हो जाता है, स्टूडेंट टीचर सेंटर नहीं होकर स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम होता है। ये लर्निंग होता है जो स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। और लर्निंग बाय डूइंग, इसमें क्या होता है, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। तो यहाँ पर क्या है कि टीचर उनको क्या करता है, सेल्फ लर्निंग, बच्चों को सेल्फ लर्निंग, खुद से सीखने की टेक्निक पर जोर देता है और उनके हर बच्चे के असेसमेंट को उनके कार्यकलाप पर आधारित करता है। वो वहाँ पर क्या होता है कि टीचर मोटिवेट करता है लर्नर को, ताकि वो नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर सके। टीचर को क्लास में डिस्कवरी को प्रमोट करता है, बच्चों को नई नई चीज़ें करने के लिए प्रेरित करता है। इसमें डेमोक्रेटिक सोसाइटी में के रूप में हर बच्चे को इक्वल चांस दिया जाता है और लर्निंग एक्सपीरियंस बेस्ड करके उन्हें फीडबैक दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर प्रोग्रेसिव क्लासरूम में टीचर क्या करते हैं कि ऐसा पेडागॉजी अडॉप्ट करते हैं
और अपना असेसमेंट क्या करते हैं, हर छात्र के लिए उनका असेसमेंट का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। हर छात्र के जो अचीवमेंट का आकलन होता है वो अलग अलग होता है, स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। चिल्ड्रंस फेलियर इन स्कूल, स्कूल में बच्चों की विफलता क्या साबित करता है, किस मतलब स्कूल में जो बच्चों की विफलता होती है उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है। तो स्कूल में बच्चों की विफलता यह साबित करता है कि चिल्ड्रन हैव जेनेटिक बर्थ डिफेक्ट एंड शुड बी पुल्ड आउट फ्रॉम स्कूल। क्या यह साबित करता है कि बच्चों में आनुवांशिक जन्म दोष है इसलिए उन्हें स्कूल से बाहर कर दिया जाए, या फिर यह दर्शाता है सिग्निफाइज दैट पेरेंट्स हैव नॉट बीन एबल टू सपोर्ट देयर चिल्ड्रन टू लर्न, या यह दर्शाता है कि माता पिता अपने बच्चों को सीखने में सहायता नहीं कर पा रहे, या ये बताता है कि चिल्ड्रन फ्रॉम डिप्राइव्ड बैकग्राउंड्स आर नॉट कैपेबल ऑफ लर्निंग। यह बताता है कि वंचित पृष्ठभूमि से जो बच्चे आते हैं वो सीखने में सक्षम नहीं है, या यह बतलाता है कि स्कूल हैज नॉट बीन एबल टू कैटर टू द नीड्स ऑफ एंड इंटरेस्ट ऑफ दीज चिल्ड्रन, या यह बतलाता है कि यह स्कूल इन बच्चों की जरूरतों और हितों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। तो यस, ये बतलाता है कि स्कूल जो है इन बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है। इसका आंसर होगा डी। स्कूल क्या है, स्कूल लर्निंग का सेंटर होता है, वहाँ क्या करना है वो बच्चों के लिए, और वो बच्चों को केवल किताबी ज्ञान ही नहीं देता है बल्कि उनको साइकोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल एंड मोटर स्किल भी डेवलप करता है। मोटर स्किल क्या होता है, हाथ पैर का, माइंड का कोऑर्डिनेशन, मतलब एक्टिविटीज भी करना सिखाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखा के डेवलप करता है, सोचना चिंतन को बढ़ावा देता है। इसके अलावा उनका पर्सनैलिटी को भी विकास करने में मदद करता है। कैसे मदद करता है, तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में के द्वारा बच्चों का ऑलराउंड पर्सनैलिटी को डेवलप करने की कोशिश करता है, और इससे उनमें अनुशासन, टीम की भावना, क्लीनलीनेस, ये सारी चीज़ें डेवलप हों। स्कूल को बच्चों के सभी बच्चों के नीड्स को ध्यान में रखना होता है। हर कम्युनिटी के बच्चे, चाहे वो उनकी योग्यता चाहे जैसी भी हो, लेकिन हर बच्चे को के नीड को देखना है, उन सभी बच्चों के हितों को पूरा करना है। इसका मतलब है कि ताकि बच्चे अपने गोल को अचीव कर सकें। चिल्ड्रन को वो स्कूल में एंटर करने के बाद वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं ये भावना खत्म हो जानी चाहिए, और उनके कॉग्निटिव और ऑलराउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए, और उन्हें उनके लर्निंग के प्रोसेस को बढ़ावा देना है। तो प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्कूल क्या है, यहाँ पर स्कूल का क्या प्रॉब्लम हो जाता है कि स्कूल फेल कर जाता है बच्चों के पर्सनल, सोशल और इमोशनल एस्पेक्ट को डेवलप करने में। यहाँ पर चाइल्ड केयर की एक्टिविटीज़ जो है, तो बच्चों के एक्सपेक्टेशंस को जब स्कूल नहीं पूरा करता है तो बच्चे में स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशंस, एंजाइटी आता है, और जब इस बच्चों की नीड्स को स्कूल पूरा नहीं कर पाता है, क्योंकि बच्चे होते हैं, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, और स्कूल हर बच्चे की आवश्यकता को अगर पूरा नहीं कर पाता है तो एजुकेशनल एनवायरनमेंट, एग्जामिनेशन में बच्चे जब फेल करते हैं तो यहाँ पर स्कूल पर दोष आता है, क्योंकि स्कूल उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं होता, सिस्टम का सपोर्ट पुअर होता है, या करिकुलम जो है वो बच्चों की ज़रूरतों के हिसाब से नहीं होता है, या शिक्षा की क्वालिटी पुअर होती है, या इक्विपमेंट्स पुअर होते हैं, जो कि स्कूल बच्चों के बच्चों ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या को बढ़ाते हैं। इसलिए यहाँ पर इसका आंसर होगा कि बच्चों की अगर अच्छे बच्चे विफल हो रहे हैं स्कूल में तो इसका कारण स्कूल का फेलियर है, स्कूल उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।